तो नोट करें, रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने। मेरे डाउट्स इस फॉर्मूले में। सो ईशान, क्लास में हो क्या तुम? ईशान, क्या थाने के बच्चे? वीना, ओके। तो अपने नाम के आगे अच्छा रहेगा अगर तुम अपना सेंटर का नेम भी ऐड करते रहो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। ठीक है, ये पता चलेगा ना कौन किस सेक्टर से है, क्योंकि बहुत सारों का मैं भूल जाता हूँ, तो उससे मुझे एक आइडिया रहेगा। समझ में आ रहा है? आई थिंक ईशान ने आज ज्वाइन नहीं किया है। थाने का कौन कौन है? शिवम, शिवम भी थाने का है। ओके। ओके, तो बात करी जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था कि अगर मुझे म्यू डिवाई के अंदर निकालना है तो क्यू हम ले सकते हैं, बताओ किसमें? इन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ई, उसके फॉर्म में ले सकते हैं। इनटू डिस्टेंस जो है, अगर वो हम एंगस्ट्रॉम में ले लें तो 4.8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर किस में आता है? डिवाई में आता है। क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल है सिर्फ उसी के लिए हम चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। तो HCl को अगर मैं कंप्लीटली डिसोसिएट करके +1 - 1 चार्ज दूं तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से +1 - 1 आ रहा है ना, तो यहाँ Q का मैग्नीट्यूड आएगा 1e। एंड D जो है, ये कितना वैल्यू आएगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये थ्योरेटिकली हम लोग निकाल रहे हैं। ये कहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं? थ्योरेटिकल मीन्स हमने एज्यूम किया है कि 100% आयोनाइजेशन हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बट वी हैव टू एज्यूम सो दैट वी कैन फाइंड द आयनिक कैरेक्टर, कंपेयर करके, दैट मीन्स की परसेंटेज निकाल के। तो ये म्यू थ्योरेटिकल अगर निकालूं मैं, म्यू थ्योरेटिकल और म्यू एज्यूम्ड, तो वो कितना आएगा? क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 ई के टर्म्स में है। डी की वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम्स में है, बहुत अच्छी बात है। और 4.8 डिवाई, डायरेक्ट आंसर जो है डिवाई के अंदर आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया ये। आई थिंक ऑलमोस्ट 6 पॉइंट, कितना आएगा? कर लिया सबने? 6.4 के आई थिंक आसपास आना चाहिए। एक बार इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे ऐसे 134 और 48 लेकर के पूरा जो है कैलकुलेट करो। ये आएगा 6.4 डिवाई। नाउ म्यू ऑब्जर्व जो हमारे पास दिया है, ये है 1.08 डिवाई। अब हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, स्टूडेंट्स। गाइस इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। इसको 2-3 बार फॉर्मूले को लिख के याद करो। बाकी ऐसा इसमें है कुछ नहीं, अगर समझ लोगे तो बहुत आसान है। भाई 100% पे मैक्सिमम डाइपोल आएगा मोमेंट, और जब आयनाइजेशन पार्शियल होगा तो डाइपोल मोमेंट कम आएगा।
अब 100 से कंपेयर करके ही परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी म्यू थ्योरेटिकल से आएगी, एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें पता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। क्योंकि अगर 100% हुआ होता तो आंसर आता ये, बट ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ कम आयनाइजेशन हो रहा है, तभी तो वैल्यू 1.08 आ रही है, मींस आयनाइजेशन इज वेरी लेस। तो यहाँ वैल्यूज को सीधे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और आंसर को हम डायरेक्टली इस वैल्यू को सॉल्व करके ला सकते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आई थिंक 16% के कुछ ऊपर आएगा। इसको एक इधर साइड में जो है डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। देखो 64 टू जो है कितना होता है, 16.88 16.8। 88। हाँ, तो ये देखो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे वैसे कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे इसलिए नहीं करना है बिकॉज एग्जाम के अंदर अलाउड नहीं होता है वो, ठीक है। फिर नहीं जाएगा तो यहाँ डेसिमल लगाओगे क्या, नहीं जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो हमारे पास पहले से है। और 66, 36 और 24 और 742 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा। ये सही बात है, 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और जो बच्चे ने निकाला है वो करेक्ट है। 16.8 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार ये कैलकुलेशन जब कर लोगे तो इस आंसर पे फाइनली आ सकते हो। अच्छा, इसका मतलब आयनाइजेशन कितना हो रहा है सिर्फ HCl में, बोलो बोलो जल्दी से, कितने परसेंट हो रहा है। डेल प्लस और डेल माइनस आ रहा है, सिर्फ कितना परसेंट आयनाइजेशन है, 16.8%। अगर कोई बोले कि नहीं इसको मुझे इसमें लिख के दिखाना है, तो यहाँ लिख देंगे 0.168 ई माइनस का या प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ 0.168 माइनस का चार्ज आएगा, ऐसा। बट ये तरीका ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है, एंड हम लोग सीधे डेल प्लस डेल माइनस करके ही दिखाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू कहीं सॉल्व करना तो पड़ता नहीं है, और इस क्वेश्चन में करना पड़ा है तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे लिखने का कोई हमने हमारे पास कोई एक कन्वेंशन है नहीं, ये पॉपुलर नहीं है कि ऐसे लिखा जाए। ओके, तो इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो उसको जो है बताया मुझे। ये फॉर्मूले पे सवाल मैंने आज की क्लास से पहले करा चुका हूँ, मैं डाइपोल मोमेंट जब स्टार्ट किया था, देन इसके ऊपर क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आगे बढ़े चले। ओके, गुड। कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी पूछ लो, ठीक है सारे बच्चों, बिकॉज बहुत सिंपल है, और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है सिर्फ। आई थिंक वो तुम लोग कर लोगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम शॉर्ट में एमओटी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है
कि भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ना है। भाई हमने वीबीटी पढ़ लिया, उसके पहले ऑक्टेट थ्योरी पढ़ ली, देन हमने वीएस ईपीआर प्लस हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लिया। इतनी सारी थ्योरीज हमने जो पढ़ ली हैं, इसके अलावा फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ना है, उसका क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या उसमें जरूरत पड़ती है, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने वो ये है, ऑक्सीजन जो एटम है वो इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इज आगे लगा सकता था मैं, उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इज ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। एक्चुअल में ये पूछना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टिक करना है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। कितने लोग को याद है पैरा डाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है? बोलो गाइस, बोलो जल्दी से बोलो। बोलो, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, कौन बताएगा? सर्वेश, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? कैसे बोलते हैं कोई चीज पैरामैग्नेटिक है? सर बोलो। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सारे। इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में? जिसका नहीं हो पेयर्ड, अनपेयर्ड हो। हाँ वेरी गुड। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे ढूंढते हैं विच वन इज। तो इसमें पहले यही चीज हम लोग के ज्यादा काम की है, विच हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक हो या एक से ज्यादा हो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कैसे होंगे? विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई हमें क्या समझ में आया कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, और विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो डायमैग्नेटिक होता है। नाउ आगे बात करते हैं, एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज वीकली अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब लिखाया होगा इसलिए मैं इतनी छोटी जगह में लिखा रहा हूँ। क्या ये एटॉमिक में पढ़ा है तुमने, याद आ रहा है कुछ? बोलो बच्चों। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? विच वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है ना, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट रखे हुए नॉर्थ साउथ उसके, ये हमने दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होगा, अट्रैक्ट करेगा। या मान लो ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसी में नॉर्थ इसी में साउथ है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, पैरा। और अगर हमारे पास कोई दूसरा सामान ऐसा है जो कि क्या हो रहा हो, रिपेल हो रहा हो, सब्सटेंस ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उससे दूर जाए, उससे रिपेल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाया। ये तो इसका मतलब होता है पैरा और डाया का। अब ढूंढते कैसे? पैरा में जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो बच्चों। पैरा में क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और डाया में क्या होते हैं? डाया मैग्नेटिक में क्या होते हैं? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। पेयर्ड कहने का मतलब है जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं हो, सिंगल ना हो, सारे कैसे हो, ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड हो, है ना। एक ऊपर एरो हो तो एक नीचे एरो हो, सिंपल सा ये मतलब होता है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। और डाया। ओके वेरी गुड। देखें अभी, अब हमने क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले के लिए हम देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, बताओ। आउटर का 1s2 2s2। 2p4। देखो, अब 2p को अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट में हमेशा लिखना है, तो बताओ, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा और फिर ऐसे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो। 2। तो बताओ ये पैरा होगा या डाया, बोलो।
diamagnetic. होगा या डायामैग्नेटिक? वेरी गुड, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये वाला हमारा आंसर सही है और डाया वाला हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो गया। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। इट्स नॉट डायमैग्नेटिक, इट्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये ऑप्शन पैरा है। यहां तक तो तुम्हें समझ में आता है। नाउ अब ऑक्सीजन जब बनाया तो बताओ ये पैरा होगा या डाया? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं? और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको क्या होना चाहिए? बोलो। इट शुड बी डाया, होना चाहिए डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ऐसे था 1s2 2s2 और 2p4 जो था उसको मैं ऐसे लिखता हूं, लाइक दिस। और इधर वाला जो ऑक्सीजन था इसमें भी 2p4 था। इसको मैं यहाँ पे 1s2 2s2 ऐसे लिख देता हूँ उल्टा, तुमको समझाने के लिए। इसकी दो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट पेयरिंग में दिखाता हूँ ऐसे। अब क्या होगा? इनके बीच शेयरिंग होगी, ये इससे शेयर हो जाएगा और ये वाला इससे शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब शेयरिंग होगी तो बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट शुड बी डायमैग्नेटिक। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? पहले बताओ जल्दी से। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड हर्ष। तो ये हमें क्या पता चला कि एक्चुअल में इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है यहाँ पे? शेयरिंग। भाई ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे हमने ये बनाने ऐसे, और इसके पास तीन तो लोन पेयर थे, और दूसरा ऑक्सीजन तो था उसके पास भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये हो रही है शेयरिंग, और शेयरिंग से होती है पेयरिंग। पेयरिंग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो बचेंगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू इसको क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। बट ऐसा होता नहीं है। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्चुअल में हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो क्या समझ में आता है? प्रैक्टिकली O2 गैस इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक। ये कैसी निकल के आती है बोलो? पैरामैग्नेटिक। अब बहुत दिक्कत हो गई, इतना सब पढ़ा था उसका यहाँ पे कुछ लग नहीं पाया, और ये गैस हमारी निकल गई पैरामैग्नेटिक। जितनी थ्योरीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक नई थ्योरी को फॉरवर्ड किया, प्रपोज किया। तो जिन साइंटिस्ट ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, हंट ने, हंट रूल जो पढ़ते हैं, और बहुत सारी बातें हंट ने बताई। और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं मुलिकन, जिनकी स्केल पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और भी बहुत जगह पीरियोडिक में उनका नाम है। तो मुलिकन जो साइंटिस्ट और हंट ने एक नई थ्योरी को प्रपोज किया। क्यों प्रपोज किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनका जो केमिस्ट्री है, प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल की हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, तो वो अभी तक पढ़ी हुई थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस इज पैरामैग्नेटिक, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द अबव थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरी? वीबीटी, वीएसईपीआर, इनसे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाइब्रिडाइजेशन से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एक नई थ्योरी को प्रपोज किया जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मींस एमओटी इज proposed by, है ना, हंट एंड। कब प्रपोज किया था? 1930s में, 20s में किया था, 30 के आसपास, 1927 28 के आसपास किया था प्रपोज। लेकिन उस समय भी ये न्यूएस्ट थ्योरी थी, अभी भी इसको जो है नई थ्योरीज में माना जाता है। और भी आगे बहुत सारा उसमें जो है काम होते रहता है, हुआ है। बट हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन्स तक, जब एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन हो वहां तक एमओटी सिलेबस में है। और डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ है। हमारे सिलेबस में किसके लिए है एमओटी? हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एमओटी कितनी है? एक तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इनके लिए है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए? 20 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
इतना सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो देख रहे होगे ऑक्सीजन डायटोमिक भी है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 16। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दो ऑक्सीजन में 16। तो ये ओवरव्यू तुमको बता रहा हूँ कि ये इस लेवल तक हमें पढ़ना है सिर्फ। नाउ इसमें जो भी नोट करना है नोट करो, फिर हम बताते हैं एमओटी ने क्या बोला, एमओटी के पॉस्टुलेट्स क्या हैं, एंड मुल्किन ने क्या प्रपोज किया और कैसे उससे हम ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को करेक्टली जो है एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। जेई मेंस जेई एडवांस से लेके बोर्ड के एग्जाम में तो चलो ये नहीं आएगा, तुम्हारा 11th लेवल पे रहेगा। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में डायरेक्ट सवाल इससे आते हैं, और जो नीट के बच्चे रहेंगे इसमें बैच में नहीं है तो उनमें भी बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे बढ़े। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, ऊपर करता हूँ, ये वाला। सर और थोड़ा। ओके, हाँ ये हाँ सर, सारे। यही वाला। ठीक है, लिखो। तो 24, अभी 26 तक हो गए थे, दो किधर गायब हो गए? आदित्य, आदित्य समझ में आ रहा है तुमको? दो आदित्य हैं, आदित्य कहर। आदित्य कहर तुम जो है किस सेंटर के हो? आदित्य कहर हो कि नहीं हो? तो पनवेल, ओके वेरी गुड। पनवेल में आऊंगा तो तुम लोग मिल लेना मुझे, है ना? मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, अभी तक नहीं आया हूँ उधर। एंड प्रेम, प्रेम तुम्हारा सेंटर कौन सा है? प्रेम खारगर है क्या? पनवेल पनवेल सर। अच्छा, तो पनवेल में तुम भी हो, ठीक है, गुड। इस वीक मेरा पनवेल रहेगा, ठीक है, तो मिलूंगा तुम लोग से। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, आ, ये इसकी नीड जब पड़ी तब इसको प्रपोज किया गया। ठीक है, तो नीड तब पड़ी जब ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जल्दी से नोट करें इसको, और छोटी छोटी बातें ये याद रखें कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो वो कैसे बिहेव करेगा। वो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट। तो एक वीडियो शेयर करूंगा मैं ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर का तुम्हारे ग्रुप पे, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। सर ये आपने अभी जो बॉक्स बनाया उसमें NS लिखा है ना, जो फर्स्ट वाला। हाँ, वो नॉर्थ साउथ होता है वो मैग्नेट। नहीं सर, वो एरो के साइड में क्या लिखा है आपने? ये वाला, हाँ ये सर। ये पैरा लिखा था, अगर पैरा होगा तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? ओके सर। हाँ, और ये अट्रैक्ट करेगा। पैरा वाला क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। वो ऊपर जो लिखा है उसको बस समझा दिया मैंने यहाँ पे। और ये वाला रिपेल करेगा, रिपेल करने वाला डाया रहेगा, डाया मैग्नेटिक, तो उसको शॉर्ट में पैरा डाया बोल देते हैं। जो भी डाया रहेगा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। समझ में आया? सर नीचे कर दीजिए। हाँ, एक मिनट करता हूँ। तो ये है अपना एमओटी का कॉन्सेप्ट, तो इसको नोट करें जल्दी से फिर हम आगे बढ़ें। दिख रहा है?
ओके, तो आई थिंक लिख लिया होगा ना। कुछ बचा हो तो बताओ जल्दी से। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा हाँ हाँ, लिखो लिखो। ओके, सो ओके, सर डन, थैंक हाँ, अब आगे बढ़ते हैं ना। तो ध्यान दें कि हमने जो बोला है उसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नाम से समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूल के हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब खत्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं जो कॉन्सेप्ट्स को लिखा रहा हूँ वो तुम्हें याद रखना है। लिखेंगे मॉलिक्यूलर, अब ये इसकी डेफिनेशन समझ लो या एक इसका ओवरव्यू समझ लो, क्योंकि इसके अंदर पॉस्टुलेट्स हैं वो तो मैं अलग से लिखा दूंगा। एक इसका मतलब समझो पहले, इसको शॉर्ट में अगर डिस्कस करें, शॉर्ट में इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। एमओटी को हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे जैसे, अच्छा बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर बात करो तो उसमें क्या रहते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। फिर से सुनो, एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कौन रहता है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे जो मॉलिक्यूल होता है, तो अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो जो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे किस में रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग, कि मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, उनकी जगह पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बनते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल बनने जा रहा होता है तो एट दैट टाइम अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उनके मिलने से तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिले हैं, कंबाइन हुए हैं, तो क्या फॉर्म हुआ है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। नाउ अब मैं इसको लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। एज in atoms, electrons are present in atomic orbitals. In molecules, electrons are present in molecular orbitals, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से आ गए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे आते हैं वो लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर formed by the formed by the linear combination of, linear combination means direct addition or subtraction, डायरेक्ट ऐड कर दो या डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals of the atoms, atomic orbitals of the constituent atoms, जो भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स रहेंगे
मॉलिक्यूल में, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। आफ्टर कॉम्बिनेशन, after the combination, atomic orbitals vanishes, है ना, vanish and means destroy हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, and molecular orbital forms, ये याद रखना है। तो इतनी सा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले क्या होते हैं, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, देन उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसको लिख लिया। जैसे लिख लो, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े। सर डन। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ये तुमको तो समझ में आ गया कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का काम खत्म हो चुका है एमओटी में। ठीक है, अब उसके आगे की बात करते हैं। लिखेंगे postulates and, एक ही में लिखा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख लो एक साथ। तो अभी जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, देन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, दैट इज गुड। पढ़ेंगे कि कब ऐसा होगा, क्या हर कंडीशन में ऐसा होगा, किसी भी एटम के कोई भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, रैंडम तो नहीं होगा, कुछ तो सिस्टमेटिक काम होता होगा। इसके अंदर पहला है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन के ऊपर पहली लाइन लिखनी है। एक मिनट। So postulates and characteristics of molecular orbital theory. Okay. तो इसके अंदर पहला जो पोस्टुलेट्स हम लिखेंगे वो क्या है, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है उनके ऊपर लिख रहे हैं। The energy and symmetry of the combining orbital must be same, must be same। क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका तुम सोचोगे कि सर मतलब बताओ इसका, ये लिख तो दिया है आपने, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा बताओ, एनर्जी कब सेम होती है? जब कभी भी n प्लस एल वैल्यू सेम होगी ऑर्बिटल के लिए, तभी उसका वैल्यू एनर्जी का सेम होता है। याद है n प्लस एल रूल? कितने लोग को याद है? इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, देन बोलो, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए लिखाया था, देन एनर्जी विल बी सेम फॉर ऑर्बिटल्स। ये याद है? ये याद दिलाता हूं मैं, इधर बॉक्स में जो लिखता हूँ वो याद दिलाने वाला रहता है, तुम भूल गए हो थोड़ा सा, इसके लिए याद दिला रहा हूँ। तो 1s वाले की एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ? 1s वाले के बराबर होगी। और 1s की जो सिमेट्री है, अगर इस 1s स्फेरिकल है, इसका ओरिएंटेशन जो है वो सिमेट्रिकल किसके साथ होगा? 1s के साथ ही होगा। मतलब 1s ही 1s के साथ कंबाइन कर पाएगा। 1s वाला 2s के साथ क्या कंबाइन करेगा बोलो? सर्वेश बताओ, बोलो नहीं सर। समीक्षा, तुम बताओ क्या कंबाइन करेगा? ये वाला केस तो पॉसिबल है, दिस केस इज पॉसिबल और नॉट? बोलो नॉट समीक्षा। पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड सर्वेश। और बताओ बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताओ फिर। Not possible. नॉट पॉसिबल। और बताओ बच्चों, हर्ष तुम बताओ। Not possible. गगनदीप, गगनदीप तुम्हारा क्या कहना है, पॉसिबल और नॉट? यस गगनदीप। Not sure. नॉट श्योर, ओके। अच्छा तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे जो लाइन लिखी उसका मतलब समझ आया? द एनर्जी एंड सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन, साइज, ये सारा इसमें साथ में आ जाता है। ओरिएंटेशन उसका और उसका जो शेप है, इनको मिला दो तो हमारी बन जाती है सिमेट्री। ओरिएंटेशन का मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये सारी चीजें ओरिएंटेशन में आती है। उसकी डायरेक्शन क्या है? तो बताओ 1s और 2s का जो शेप है वो तो सेम है, स्फेरिकल है, लेकिन एनर्जी भी तो अलग है। 1s की एनर्जी क्या होगी? 2s की एनर्जी से कम होगी। देखो 1s की जो एनर्जी है वो 2s की एनर्जी से क्या है बोलो, अलग है। n प्लस एल, एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लिखा होता है। और l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3, ये भी बताना पड़ेगा क्या बच्चों, बताओ अभी। ये होती है l की वैल्यू। तो n प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए कितनी है? 1 प्लस 0 0, और 2s के लिए कितनी है वैल्यू? 2 प्लस 0 2। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, समझे? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। तो सत्यप्रभा नायक, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। सत्यप्रभा, आर यू देयर? एंड सिद्धार्थ तुम बताओ, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल है ना? हाँ सर। तो जिससे पूछूंगा वो एक बार कोशिश करेगा बताने की। इस बार बताओ क्या 2s प्लस 2s कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? वीना तुम बताओगे, वीना पाटिल तुम बताओ। स्फेरिकल है दोनों? यस वीना, यस और नो, पॉसिबल और नॉट? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो नो। कैन नॉट अनम्यूट, ओके, अनम्यूट भी नहीं कर पाते कुछ लोग, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। प्रथम बताओ तुम यार, पॉसिबल है, ओके। प्रथम बोल रहा है पॉसिबल है, तो पॉसिबल होगा फिर। सर पॉसिबल। पॉसिबल, गुड गुड, वेरी गुड, यस, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताओ प्राची, तुम बताओगी क्या 2px पॉसिबल है? क्या 2px और 2px का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा? यस और नो? यस सर। पॉसिबल है, हाँ, वेरी गुड। क्या 2px और 2py का पॉसिबल है कॉम्बिनेशन? नो सर। नॉट पॉसिबल सर। हाँ,
ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी सिमेट्री अलग है भाई। ये ऐसा है, एनर्जी दोनों की क्या है, सेम। तुमको याद है 2px और 2py और 2pz की एनर्जी क्या है, बोलो। इनको Same. क्या बोलते हैं, नाम याद है इनका, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या नाम है इनका? ऐसे कोई भी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, उनको बोलते हैं, एक ही एटम के अंदर हो अगर तो उनकी एनर्जी सेम है, बट इनका ओरिएंटेशन अलग है। 2py वाला ऊपर जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंबाइन दीज ऑर्बिटल्स। ये है मेन फर्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तुम एक सीधा मतलब समझ लो, अगर एक एटम का 1s है तो दूसरा एटम का भी 1s लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर एक एटम का 2s है तो दूसरे एटम का भी 2s लेना पड़ेगा। अगर एक एटम का 3s है तो दूसरे का 3s लेना पड़ेगा। एक एटम का अगर 2px है तो दूसरे का भी 2px लेना पड़ेगा। एक एटम का 2py है तो दूसरे का भी 2py लेना पड़ेगा, लाइक दिस। यस, यस प्रणव, ओरिएंटेशन इज द रीजन। एक्चुअल में वो रीजन है यहाँ पे, कहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक और प्रणव आता है यहाँ पे, ऑलवेज सेम। यस, ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। कुछ कुछ कहीं कहीं पे क्या है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ पे एनर्जी एकदम से बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल कॉम्बिनेशन आ जाता है, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे जो सिलेबस है 20 तक का IIT-JEE एडवांस का, उसमें यही है कि हम सिर्फ उन्हीं को कंबाइन करते हैं जिनका की ओरिएंटेशन भी सेम होता है, एनर्जी भी सेम होती है। गॉट इट? आगे चलें और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखने से पहले इंपॉर्टेंट नोट लिख लें। कन्वेंशनल नोट है ये। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, z axis is taken as molecular axis, molecular axis, और उसका दूसरा नाम क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। किसको मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है बताओ इसमें, z एक्सिस को। अच्छा ये बताओ, क्या जो हमारे पास इसके पहली की थ्योरी थी VBT, उसमें क्या हम लोग ऐसा कुछ मानते थे कि z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी? याद करके बताओ। नहीं ना, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है। x y z तीनों में से कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन या डिपेंडिंग अपॉन आवर अप्रोच। हमने अगर x एक्सिस माना है तो x एक्सिस मान के उसमें काम चला सकते हैं। अगर हमने y एक्सिस माना है तो y एक्सिस से VBT में काम चला सकते हैं। लेकिन MOT में कन्वेंशन दिया है IUPAC का। क्या कन्वेंशन है कि हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर z एक्सिस विल बी टेकन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। आया समझ में? Yes, sir. इसको याद कर लेना। किसी को नोट करना बचा है ऊपर का, जल्दी बताओ, थोड़ा फास्ट लिखो, जल्दी से चैप्टर ये खत्म हो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करें, है ना? है बात सही कि नहीं? सर आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाने हैं? नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा पढ़ा है, रेडॉक्स, थर्मो, थर्मो पढ़ा दें? नहीं सर, थर्मो, रेडॉक्स पढ़ा।
रेडॉक्स पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब देखो एमओटी जो है ये क्या बोलती है कि z एक्सिस शुड बी टेकन एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब अगर दो हमारे पास एटम्स हों तो उनको जो मिलाने वाली लाइन लेनी है शुड बी ऑलवेज व्हाट, z एक्सिस, है ना। ये हमेशा हमको z एक्सिस लेना है। दो एटम्स को मिला के जो मॉलिक्यूल बन रहा है z एक्सिस ही ऑलवेज क्या होगी, मॉलिक्यूलर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा, अलग से याद रखना है इसको। इसमें कभी भी ठीक है थर्मो करा देंगे, ओके। थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मो थर्मो करा देता हूँ, ओके। सर थर्मो ट्रैक 2 में चालू हो गया। चालू हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है तो वहीं पे पढ़ लो फिर, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इधर रेडॉक्स करा देंगे। इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम से पहले रेडॉक्स पढ़ लो। इक्विलिब्रियम पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो बताओ वो पढ़ा दें। मैं अभी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ लिया है उसको रेडॉक्स भी पढ़ा सकते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थर्मो हाँ एक टॉपिक है जिसके लिए गैसियस जरूरत पड़ता है, तो थर्मो पढ़ाने के लिए टाइम काफी चाहिए और उसको धीरे धीरे पढ़ना आराम से, और उसमें गैसियस का काम आएगा, रिवाइज करके रखो उसको। एंड रेडॉक्स तो काम चल जाएगा, उसमें कुछ नया याद करना पड़ता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, केवीपीवाई में पढ़ाया था, अगर वो जो आया होगा उसको पता होगा। एंड करते हैं ये चैप्टर खत्म हो फिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स इक्विलिब्रियम। ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए हैं जिनको मैं यूज करूंगा पढ़ाने के लिए। थर्मो तो स्टार्ट ही हो गया मान लो, काफी अच्छा चैप्टर है वो, उसको अच्छे से पढ़ो, ओके। देन दूसरी चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए ऑर्बिटल्स के बीच वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मींस ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करें तो वो अच्छे से करें। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तुमको भी पता है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। फिर भी इसको लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखेंगे द कंबाइनिंग atomic orbitals must overlap to maximum extent, मतलब ऐसा है जब हम कॉम्बिनेशन करा रहे हो तो उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोलते थे जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बोलते हैं, वहां पे क्या होता था ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। यहाँ पे क्या है, जितने अच्छे से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने अच्छे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा हमारा जो स्टेबिलिटी होगा मॉलिक्यूल के इंक्रीज करेगा। ना तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ atomic orbitals combined is equal to number of
molecular orbitals formed, number of molecular orbitals formed। समझ में आ रहा है? मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास एक एटम का एक दूसरा एटम का कंबाइन कर रहा है तो बताओ कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे? बोलो। 2 MOs विल फॉर्म। एक का 2 है, एक का 2 है, तो कितने फॉर्म करेंगे? 4 MOs विल फॉर्म। MOs का मतलब है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिंपली ऐसे 3 इसके और 3 दूसरे के लेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें डायटोमिक ही है। तो यहाँ एटम 1 का हम 1 ले रहे हैं, एटम 2 का हम 1 ले रहे हैं पहली पोजीशन कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हम 2-2 ले रहे हैं, तीसरी कंडीशन में हम 3-3 ले रहे हैं। तो यहाँ 6 MOs फॉर्म होंगे। जितने कंबाइन करोगे उतने ही फॉर्म होंगे। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। ऐसा नहीं होता कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, नहीं, कंबाइन अगर 2 होंगे तो नए भी 2 बनेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन से सेम बनते हैं जितने कंबाइन कराते हैं। तो ये एक पॉइंट हमको बहुत स्पेसिफिक याद रखना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। बहुत ही ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनते जाना है, सब समझ में आएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals is governed by L linear, पूरा लिख देता हूँ, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals method। तो इसको बोलते हैं सर LCAO मेथड। सर हाँ बोलो बोलो। थर्ड पॉइंट दिखाओ। थर्ड पॉइंट क्या है? यस यस, थर्ड पॉइंट लिखो भाई। अगर मेरे पास थर्ड पॉइंट में सिंपल बोल रहा है, उसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ तुम्हें क्या है। मतलब अगर मेरे पास 2-2 ऑर्बिटल हैं तो 4 बनेंगे, एक एक ऑर्बिटल है तो 2 बनेंगे, 4-4 हैं तो 8 बनेंगे। मीन्स एक एटम का अगर 4 लिया है तो दूसरे के भी 4 लेना होगा, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे 1s से कर रहा है तो 2s से करेगा, 2px से, 2py से, 2pz से। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है। डन। यस सर। ओके, तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड, दैट इज LCAO मेथड। तो एक बार इसका जो है हम लोग करा देते हैं। सॉल्यूशन क्या लिख दिया मैंने, इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो LCAO जो मेथड है उसके अंदर होता क्या है ये देखना। इसके अंदर कॉम्बिनेशन से 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। एक बनते हैं हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 टाइप के बॉन्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉम्स का होगा तो 2 टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। कैसे बनेगा ये देखना। हम लोग कराने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो हमने मान लिया लेट ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एक जो ऑर्बिटल है वो एटम का ले रहा हूँ, एक ऑर्बिटल। लेट ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ एटम 1 इज इक्वल टू psi1। इसको किससे लिखते हैं? साई से। और ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है, और ऑर्बिटल जो है वो उसका क्या है हमारे पास? बोलो। मैक्सिमम
प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक एरिया जो हमने बनाया था उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जो है उसको अगर हम यहाँ psi1 लिखें और दूसरे एटम के लिए हम क्या लिखें psi2, तो अब इसका क्या कराना है हमको, लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ psi1 एंड psi2, ये साई है, फाई नहीं बनाना, साई है, त्रिशूल जैसा बनाना है, will give orbital wave function of MO। MO मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार लिख देता हूँ, फिर शॉर्ट में इसको MO लिखेंगे, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO। ये कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगा। कैसे कॉम्बिनेशन होगा ये, या तो psi1 और psi1 जो है डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हो रहा है ना, psi1 और psi2 का जो हो रहा है, ये हमारे पास दो तरीके से होगा। एक होगा जब psi1 और psi2 ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, व्हेन एडिशन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, और एक बार क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। एडिशन ये एटॉमिक का इसमें पार्ट आ रहा है, थोड़ा सा एटॉमिक का पार्ट ये आ रहा है कि वहाँ कॉम्बिनेशन बताए थे हमने। जब एडिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितने बच्चों ने पढ़ा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद आ रहा है कुछ? वेव्स बना के दिखाया था, कुछ नहीं याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा है, हैंड रेज करो जिसको याद आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो psi1 प्लस psi2 से जो नया साई बनेगा वो बनेगा साई BMO, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से सुनते रहो, 5 मिनट सब समझ में आ जाएगा। ये एक तरीके से इस MOT का ग्रामर पढ़ रहे हो तुम। जैसे हम कुछ नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसका ग्रामर पढ़ना पड़ता है। और psi1 और psi2 का जब माइनस होगा तो क्या बनेगा, साई ABMO। ये साई क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है नया ऑर्बिटल बनने वाले का। साई ABMO क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, साई ABMO। अब देखना इसको थोड़ा मैं तुमको ध्यान समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल था, उसका ये psi1 था वेव फंक्शन, दूसरे ऑर्बिटल का वेव फंक्शन था psi2। अब इनका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इन फेज। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं, सेम फेज में है कि नहीं दोनों? इसको क्या बोलते हैं, इन फेज कॉम्बिनेशन। इनको क्या बोलते हैं, इन फेज। इन फेज का मतलब सेम फेज, और कॉम्बिनेशन का मतलब एडिशन, डायरेक्ट, है ना, कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ ऐड हो गए। बताओ इलेक्ट्रॉन वेव का जो नई बनेगी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड, ऐसे बढ़ जाएगा। या थोड़ा सा इसको और साइज में कर लो, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा साई BMO। क्या बनेगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जैसे तुमको सिखाया था कि जब डायरेक्टली इन फेज एडिशन होता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे एक क्लास में अगर हम देखें 10 बच्चे एक साथ बोलें तो काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हेल्दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सबकी साउंड वेव्स आपस में मिलती रहती हैं, और इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड वेव्स फॉर्म होती है। यहाँ पे देखना psi1, अगर हमारे पास मान लो ये psi1 है, और psi2 का मतलब है कि अपोजिट फेज में आ रहा है, इसलिए माइनस लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा, बहुत छोटी वेव आएगी, नल वेव भी आ सकती है ना, है ना। नल वेव का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, इसको बोलेंगे साई ABMO। तो बताओ इलेक्ट्रॉन BMO में ज्यादा फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है कि ABMO में? BMO। BMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो स्टेबल कौन सा होगा, BMO या ABMO? BMO। BMO। स्टेबल होगा, ABMO लेस स्टेबल होगा। और तुम्हें पता है कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होता है उसका एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। ऐसा याद है?
ये कैसा है? लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होगा इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं? ये तो बहुत बार बता चुका हूँ कि जिसकी Yes, sir. एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो कैसे कंबाइन करते हैं ये सिखाया तुमको। पहले तुमने सीखा कंबाइन होता है, फिर तुमने सीखा कि जितने कंबाइन होते हैं उतने बनते हैं। अब तुमने सीखा कंबाइन होने पे दो टाइप से कंबाइन होता है, एक बार एडिशन होता है, एक बार सब्ट्रैक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो हम क्या समझ गए कि आधे बनेंगे बीएमओ और आधे बनेंगे एबीएमओ। तो लिखेंगे हेंस व्हेन atomic orbitals combine, then same number of molecular orbitals MOs form, in which half will be, half क्या होंगे? Half are bonding molecular orbitals and half क्या होंगे? बोलो बोलो। Anti-bonding molecular orbital. समझ में आया? तो अगर बताओ यहाँ पे 2+2 कंबाइन करें एटम्स के, ये एटम 1 का लिया तो बताओ कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ना। किसकी एनर्जी ज्यादा है, बीएमओ की या एबीएमओ की? एनर्जी वाइज लिख रहा हूं, ऊपर कौन आएगा, एबीएमओ आएगा या बीएमओ आएगा? बोलो। 2 एबीएमओस फॉर्म होंगे और नीचे क्या होगा? 2 बीएमओस फॉर्म होंगे। BMOs. एनर्जी के हिसाब से लिख दिया, एनर्जी ऊपर बढ़ रही ना तो ऊपर एबीएमओ को लिख दिया। एबीएमओ का फॉर्म होंगे बताओ जब सब्सट्रैक्शन होगा या एडिशन? Subtraction. और 2 बीएमओस का फॉर्म होंगे जब क्या होगा? एडिशन। तो टोटल कितने बने यहाँ पे? टोटल कितने बने? 4। उसमें से आधे मतलब हाफ क्या है? एबीएमओस और हाफ क्या है? बीएमओस। ये है पूरी इसकी जो है ग्रामर, समझ लो तुम। ऐसे होता है काम। एलसीएओ इसका नाम है। क्या नाम है? एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये काफी रिवाइज करने वाली चीज है, बार बार इसको पढ़ते जाना है तुम्हें। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था हमने, तो आई होप तुम्हें याद होगा। सब्सट्रैक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली ये दोनों चीजें पढ़ाई थी। कितने लोगों को याद है ये? अभी याद आया कि नहीं? अभी याद आना चाहिए भाई, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा सामान है ना हमारे सिलेबस में, तो याद तो बहुत जरूरी है करना भाई। सर ये साई का यूज क्या होता है? साई जो होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। साई जो है ये मैथमेटिकल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो रहती है, जैसे हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, वेव है कि पार्टिकल है बताओ? डुअल नेचर है ना इलेक्ट्रॉन का। कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बीच में और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये किस फॉर्म में घूमता है? साई के फॉर्म में। किस फॉर्म में घूमता है? साई। हाँ बस, इलेक्ट्रॉन का ये वेव फंक्शन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका भी तो वेव फंक्शन होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? अब इसको यस सर। एमोस बनाओगे तो ये क्या होंगे दोनों? बोलो। ऐड होंगे और सब्सट्रैक्ट होंगे। अब समझ में आया साई क्या है और साई टू क्या है? यस सर। हाँ वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना सकते। ये कैसे होते हैं पता है? किसी का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, किसी का ऐसा होता है, यहीं पे आके खत्म हो गया ऐसे नीचे, है ना? किसी का ऐसा होता है। तो इनके अलग अलग वेव फंक्शन होते हैं, तो ऐसे समझाना मुश्किल है और ऐसे समझना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि कॉम्बिनेशन हमको एक्चुअल में कराना नहीं है, हमें सिर्फ उसको समझना है। जो हमारे सिलेबस में है वो कितना है कि हम क्वालिटेटिव समझें, हम उसके एनालाइज करें उसको, उसको जो है ऊपर ऊपर से देख ले केवल। ऐसा नहीं है कि खूब टफ वाला लेकर आ गए और फिर कॉम्बिनेशन करा रहे हैं आप, वो सब नहीं करना है। इसलिए सिंपल वेव बनाइए। कैसी वेव बनाइए? सिंपल वेव है कि नहीं? बिल्कुल, ताकि समझ में यस सर। काम भी चल जाए। तो तुम किसी भी बुक में देखोगे जब ये कॉम्बिनेशन दिखाएंगे तो ऐसा दिखाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वेव इतनी सिंपल होती नहीं है, वो टफ होती है थोड़ी, बट वो हमारे काम की नहीं है। हमें सिर्फ समझना है, क्योंकि फोटो अगर बनाएंगे नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा एडिशन कब सब्सट्रैक्शन कब, है ना? उसको फोटो से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। जैसे यहाँ देखो ये एम्पलीट्यूड काफी बढ़ गए,
एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में ये बहुत छोटा हो गया। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग को ये एक सिंपल वेव बना के समझना है। बाकी क्या है कि तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि एबीएमओ और बीएमओ बनते हैं, नंबर ऑफ बीएमओ नंबर ऑफ एबीएमओ इक्वल होते हैं। बीएमओ जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, एबीएमओ जो है वो लेस स्टेबल होता है। एंड बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। इसमें याद रखने में बताओ क्या दिक्कत है? बोलो, नोट कर रहे हो कि कर लिया? सर वो नीचे जो लिखा है लास्ट में वो लिखना। ओके, ये देखो, ये लिख लो जल्दी से। सर डन। अच्छा बताओ, विच इज मोर स्टेबल, बीएमओ में और एबीएमओ में कौन सा स्टेबल है? सर बीएम। मोर स्टेबल देन एबीएमओ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। और जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए एनर्जी के जब हम लोग फिगर में बनाते हैं, एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, कहाँ पे लिखना है तुमको बताओ? सर ये वाला 2+2। लिख लो लिख लो। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट उसमें इंटर हो जाएंगे, कोई बॉन्डिंग स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स ही बन गए हैं। लेकिन अब तुम पूछोगे सर फिर उसमें स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, कब स्टेबल होगा कब नहीं होगा? तो उसके लिए देखो क्या तरीका है। लिखेंगे पहला पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन enters in a bonding molecular orbital BMO, then it stabilizes the molecule. Then it stabilizes the molecule. बताओ कहाँ पे जाकर के खुशी मिलती है एटम को? बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ, कब खुश होता है? खुश तब होता है जब बीएमओ में जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, when electron enters in a ABMO में जा रहा है तो क्या है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो बहुत अनस्टेबल है। देन इट अनस्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज वर्ड यूज कर सकते हैं। देन इट डिस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऐसा होने पे बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कौन? पूरा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में
जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बीएमओ में इंटर करेगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा, उससे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब कभी भी मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास एबीएमओ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा तो हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड है। और ये सैड क्यों हो गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई। इतना तो याद ही रख सकते हो। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो टाइप के होंगे, बीएमओ और एबीएमओ। इसमें भी जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है उसके हिसाब से भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। लिखेंगे टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक नहीं, सॉरी, टाइप ऑफ molecular orbitals on the basis of stability of MOs। ये ओरिएंटेशन एंड जो ओवरलैपिंग हुई थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म होने पे, उस पर डिपेंड करता है। इसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, सिग्मा एमओस एंड पाई एमओस। सिग्मा एमओस दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बीएमओ और सिग्मा एबीएमओ। बताओ सिग्मा एबीएमओ और सिग्मा बीएमओ में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो भाई। सिग्मा एएमओ, सिग्मा भी है। हाँ, तो सिग्मा बीएमओ हो तो उसको हम सिर्फ सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो एबीएमओ होता है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार लगा देते हैं। ऐसे पाई भी दो टाइप के होंगे, पाई बीएमओ और पाई एबीएमओ। पाई वाले को हम सिर्फ पाई से लिखेंगे, कोई स्पेशल केस नहीं उसमें। एबीएमओ में स्टार लगाएंगे, तो ये डिफरेंशिएशन है, एबीएमओ को कैसे डिनोट करेंगे। नाउ सिग्मा एमओ कब बनता है, ये देखो। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म होते हैं, अब इसको अलग से पढ़ लेंगे। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा। सिग्मा कब बनता है, जब अलोंग द एक्सिस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो लिखेंगे व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन कि उनकी एनर्जी और शेप सेम है, हैविंग सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेशन आल्सो, तो इसलिए लिख देंगे एंड सेम सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, शेप एंड ओरिएंटेशन सेम, सेम सिमेट्री कंबाइन विद ईच अदर, किसके along the molecular axis, along the molecular axis। जैसे उसमें होता था वीवीटी में ना, वैसे ही बिल्कुल, बस ये मॉलिक्यूल के लिए है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है, दैट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देन अ सिग्मा, देन अब एक या दो फॉर्म हो गए, देन टू सिग्मा एमोस फॉर्म। उसमें से वन क्या होगा, वन इज सिग्मा बीएमओ एंड अदर इज, अदर क्या होगा, सिग्मा स्टार या सिग्मा एबीएमओ। सिग्मा एबीएमओ, सिग्मा एबीएमओ को सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे, ये याद रखना है। तो जल्दी से इसको नोट करें, इसके फिर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ
उसके एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहला जो ऑर्बिटल होता है किसी भी एटम में वो क्या होता है, 1s। तो अगर 1s कंबाइन करेंगे तो बताओ वो हमेशा किसके अलोंग होते हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑलवेज, याद है? तो तुमको Yes, sir. उसको मैच करना होगा वीबीटी से। वीबीटी में ऐसे ही तो करते थे भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी तो हम यही करते थे कि अगर अलोंग द एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर तो हम बोलते थे कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिकॉज बॉन्डिंग की यहाँ पे जो बात है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर समाहित है, उसके अंदर ही है। तो मॉलिक्यूल के लिए यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। लिख लो, अच्छे से लिख लो, जूम आउट कर देना, दिख जाएगा। आप देखो सही है। यस सर। सर डन। ओके, वेरी गुड। तो बस वन एस का एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर इसको रिवाइज करके आना। बताओ वन एस जब कंबाइन होंगे तो ऐसे कुछ रहेंगे। वन एस का शेप ऐसा होता है कि नहीं बताओ? ये एटम 1 के हैं लेफ्ट वाले, और राइट वाला एटम 2 का है। इनके कॉम्बिनेशन दो तरीके से होंगे। एक में होगा सब्सट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन वेव्स का, दैट इज इसके अंदर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव से बताओ एबीएमओ बनता है या बीएमओ? बोलो। ABM। एबीएम। वेरी गुड, एबीएमओ बनता है, यस यस। तो पहले हम बीएमओ बना देते तुम्हारे लिए। कभी भी जब कॉम्बिनेशन होगा और उसके अंदर जब बीएमओ बनेगा तो याद रखना न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेगा तो कुछ ऐसा शेप आता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है बीच में, और ये शेप आता है। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। तो क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s। सिग्मा क्यों बोला? क्योंकि अलोंग द एक्सिस हुआ है, ये जेड एक्सिस होगी। कौन सी एक्सिस लेनी पड़ेगी? ये जेड, बिकॉज कन्वेंशन है। और क्योंकि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल, किधर से भी ज्वाइन कराओ तो जेड के अलोंग भी ज्वाइन हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे। दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला जाएगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला जाएगा, ऐसा गोल गोल ही रहेगा, स्फेरिकल ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर भाग जाएगा। कुछ इस तरीके का बनाना है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हट गया और न्यूक्लियस से दूर चला गया। ये न्यूक्लियस है जो पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ये नोडल प्लेन मिलेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या मिलेगा? नोडल प्लेन। तो ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा रखी ताकि क्लैरिटी के लिए। एक्चुअल में न्यूक्लियस बहुत पास पास होते हैं, जैसे फोटो में दिखा ऐसा नहीं होता ना, वो तो बहुत कम डिस्टेंस है। क्लैरिटी के लिए दिखाया यहाँ पे। इसको क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार और सिग्मा, सिग्मा स्टार। क्योंकि यहाँ जो बन रहा है ये एबीएम बन रहा है, और नीचे जो बन रहा है वो
BMO बन रहा है। तो हमें याद रखना है when a BMO is formed, then electron cloud increases between the nuclei of the atoms। जो एटम्स थे उनके न्यूक्लियाई के बीच बढ़ जाता है, या बिटवीन द न्यूक्लियाई ही लिख लो, सिर्फ 2 न्यूक्लियाई उसके अंदर है, मॉलिक्यूल पूरा एक है। एंड व्हेन एन ABMO इज फॉर्म्ड, बोलो बच्चों तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है? अवे हो जाता है। देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स, मतलब दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम, इससे, फ्रॉम द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, 2 या 2 से ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है बच्चों, ये क्या है? दिस इज टेलिंग द फेज। ये आउट फेज हो गए, ये अपोजिट फेज में मिले ना, एक ऐसा था तो एक ऐसा था, इनको मिला के आया है। तो आउट फेज जब मिलते हैं तो प्लस माइनस हम लोग बाद में भी दिखा देते हैं यहाँ पे, और इसमें सिर्फ प्लस दिखा देते हैं क्योंकि ये इन फेज कॉम्बिनेशन से बनता है, और इसके अंदर कन्वेंशनली हम लोग सिर्फ प्लस दिखाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर माइनस क्यों नहीं दिखा सकते, तो ये हमारा कन्वेंशन है, हम उसको सिंगल एक सेम फेज मानते हैं, इसलिए प्लस दिखाते हैं। एंड टेक्निकली तुम बोल सकते हो कि सर माइनस भी हो सकता है, माइनस मीन्स उल्टी फेज है बट दोनों की सेम है, रिवर्स फेज में दोनों है सेम है। मतलब ऐसे बोल सकता है कोई बच्चा ना, ज्यादा ही जो दिमाग लगाएगा कि सर दोनों अगर ऐसे कंबाइन करें तो इसको आप नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, हम प्लस में ही उसको डिनोट करते हैं। याद रखोगे ना? Yes, sir. यस सर। ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अदर एग्जांपल्स के थ्रू। ये सब समझना है ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। एक्चुअल में जो MOT का एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जैसे कि अबाउ से लिखते थे, हाँ, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, हाँ ऐसे प्रथम, यस यस ऐसा आप बोल सकते हैं। बट क्या है कि अपने को इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं जाना है, इसके फेज के जो प्लस माइनस साइन है, बिकॉज जो एक जगह पे सोचोगे वो दूसरे डायग्राम में नहीं लगेगा, जैसे P में दिखाएंगे जब, तो ऐसा माइनस इंटू माइनस करके प्लस हो जाता है, वो भी लिख सकते हो प्रथम तुम, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये बात है। अगर मल्टीप्लाई होता तो मैं भी तुमको बोलता कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। सर आपने पिछले क्लास के नोट्स नहीं भेजे। ओके ओके मिताली, अभी भेजता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो अभी क्लास है क्या? नो सर। अब नहीं है क्लास? सर ओके 9 बजे डाउट बैच। ठीक है, एंड कर देता हूँ फिर ये मीटिंग। ओके चलो बाय। ओके एंड करता हूँ।